हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के कार्यक्रम में हम हमारा जो टॉपिक है ट्रम्पवाद और यूएस यूरोप विभाजन, ये टॉपिक लेने का जो मेन कारण है क्योंकि अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेज आ रहे हैं, खासकर ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के, और जिस तरीके से तबड़तोड़ जो है तमाम डिसीजन ले रहे हैं, तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तो उसका फर्क न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या पड़ेगा और किस तरीके से जो है यूरोप और यूएस के रिलेशंस पे क्या उसका जो है इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से जो है यूरोप और यूएस में विभाजन होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को इस टॉपिक में उठाया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये टॉपिक है यूपीएससी पाठ्यक्रम के जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। इसके साथ ही जो है ये इसका जो स्रोत है इंडियन एक्सप्रेस अखबार से ये लिया गया है। इस आर्टिकल से हमने इस टॉपिक को डेवलप किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो आईआर में जो टॉपिक जो पूछा जाता है खासकर मुख्य परीक्षा में, और कुछ जो इसमें जो फैक्चुअल जानकारी आपको दी जाएगी वो आईएएस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो विशेषकर मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आए। और साथ ही हम अंत में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक मुख्य परीक्षा से रिलेटेड मुख्य प्रश्न पे भी आपको हम बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया ही कि अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति जब से बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के संरक्षणवाद की तरफ बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ जो है उनके जो डिसीजन को का जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या असर पड़ रहा है वो भी हम साथ साथ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव आ रहा है। यूरोप के साथ उनके रिलेशन में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, चाइना के संदर्भ में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, साथ साथ जो है व्यापार में किस तरीके से बदलाव आ रहा है और किस तरीके से वो अमेरिका को संरक्षणवाद की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। वो तो ये उनके बनने के बाद की बात हुई, लेकिन हम इस टॉपिक में विशेषकर ये समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका और जो है यूरोप में जो है एकता मानी जाती थी उसमें किस तरीके से विभाजन आ रहा है, किस तरीके से जो है नई दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं और क्या है उसमें चीजें, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यूक्रेन से संबंधित इस मुद्दा एक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। यूक्रेन पर रूस के साथ शांति वार्ता शुरू करने से ट्रंप के कदम और म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यूरोपीय लोकतंत्रों की आलोचना ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को चौंका दिया है, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट वहां के उपराष्ट्रपति ने दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि वहां का लोकतंत्र जो है लोकतंत्र को जो है यूरोपीय लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन था उसमें ये जब भाग लेने गई थी तो वहां के लोकतंत्र के बारे में उन्होंने आलोचना किया, ठीक है। जैसा कि अब माना जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में कि अमेरिका और यूरोप जो है एक दोस्त माने जाते हैं, लेकिन जब से ये राष्ट्रपति बने हैं उनका कुछ अलग तरीके से रुख ले रहे हैं। खासकर अभी जो है यूक्रेन पर रूस के साथ शांति वार्ता, उन्होंने रूस से डायरेक्ट जो है शांति वार्ता की पेशकश की, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का जो है यूरोपीय देशों का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। इसलिए ये बातें उठ रही है कि किस तरीके से जो है अमेरिका अलग किस तरीके से जा रहा है पश्चिमी रुख से, ठीक है। अब ये जो है जब ये जो बात आ रही है तो उनकी जो सामूहिक पश्चिमी जिसको कहा जाता है कलेक्टिव वेस्ट की पारंपरिक एकता, इसको जब यूएस और यूरोप खासकर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूएस और यूरोपियन यूनियन में खासकर यूरोप के देशों में एक सामूहिक एकता देखी जाती रही है। तो ये जो कलेक्टिव वेस्ट जो है कलेक्टिव वेस्ट, इसको एक वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन में इसको बोला जाता है, जो कि एक हिंदी में इसका होता है सामूहिक सुरक्षा। ये एक सामूहिक सुरक्षा, अब ये भी बताया जा रहा है कि जो सामूहिक सुरक्षा दोनों देशों में या दोनों समूहों में जो था वो भी कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है या कमजोर होता प्रतीत दिखाई दे रहा है। इसी तरह जब ये बदलाव आ रहा है तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर में जब बदलाव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसको कहा जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट मतलब कि वर्ल्ड ऑर्डर फिर से चेंजेज होगा। कहने का मतलब ये है ये इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। और जियो पॉलिटिकल
जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट उसको कहा जाता है एक तरीके से कि वैश्विक शक्ति संरचनाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन। अगर आता है वैश्विक शक्ति संरचना, मान लीजिए कि ये यूएस और यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देश वैश्विक शक्ति संरचना के केंद्र माने जाते हैं, और उनके संबंधों में किसी प्रकार का अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, तो वो कहा जाता है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। तो इसके बारे में ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर इस तरीके से लगातार वो डिसीजन लेते जाएंगे और आगे बढ़कर कि रूस और यूक्रेन के संदर्भ में खासकर ये देखा जा रहा है कि जब रूस और यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा है तो उसमें शांति के लिए जो है डायरेक्ट रूस से वार्ता कर कर, किसी प्रकार के यूरोपीय देशों को इन्वॉल्वमेंट न कर कर, एक तरीके से वो यूरोप को दरकिनार कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो उनमें जो कलेक्टिव वेस्ट की एक भावना थी, मतलब सामूहिक पश्चिम की जो भावना थी, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसके साथ साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी होने की संभावना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट उसे कहते हैं जब वैश्विक संरचनाओं में किसी कारणवश अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। अब इसमें कारण सबसे बड़ा क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, जो किसी प्रकार का इसको इन्वॉल्वमेंट किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है विश्व। अब देखते हैं कि ट्रंप के अधीन यूएस यूरोप विभाजन, जिसको कहा गया कि यूएस यूरोप विभाजन किस तरीके से हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यूरोपीय सुरक्षा पर अमेरिका का बदलता रुख। यूरोपीय जो सुरक्षा था उस पर अमेरिका का बदलता रुख, मतलब रुख उसका जो है बदल रहा है, इसलिए ये बातें उठ रही है इंटरनेशनल रिलेशन में। अब क्या उठ रहा है? पहला जो पॉइंट है, यूक्रेन और ब्रुसेल्स को दरकिनार करते हुए रूस के साथ ट्रंप की सीधी बातचीत। ठीक है, जैसा कि उस शुरू में ही ये बात आई थी, अभी इसमें भी ये बात आ रही है कि यूक्रेन और ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम, दोनों एक पार्टिसिपेट थे उसमें, उसको अलग करके सीधे जो है वो रसिया से बातचीत कर रहे हैं और यूक्रेन के प्रति यूएस के प्रतिबद्धता में बदलाव का संकेत देती है। अभी तक माना जाता था कि ये क्या है, ये नाटो के सदस्य थे। नाटो के सदस्य में जो है एक सामूहिक सुरक्षा की बात की जाती है जिसमें यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, और यूक्रेन को भी नाटो में सदस्यता बनाने के लिए ही जब वो इस तरह की बात हुई तो रसिया भड़क उठा था। ये बैकग्राउंड की बातें हैं, पृष्ठभूमि की बातें हैं, जिस वजह से जो है यूक्रेन और रसिया का वार आगे भी चल रहा है। तो इसी को बात किया जा रहा है कि जिसमें सामूहिक सुरक्षा की भावना से ये दोनों जो समूह है, यूरोपीय देश या अमेरिका, वो इस सामूहिक सुरक्षा की भावना से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो अलग हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है रसिया से बात कर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि वो युद्ध समाप्ति हो। ठीक है, वो इनका एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर रहे हैं यूरोपियन देशों को। ठीक है, अब देखिए, प्रत्याशित ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन यूरोपीय सुरक्षा में रूस के प्रभाव को बहाल करने और मॉस्को को यानी रसिया को ग्रुप ऑफ 7 जैसी पश्चिमी संस्थाओं में वापस लाने का संकेत देता है। ये जो प्रयास जो कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कहीं ना कहीं G7 में रसिया के एंट्री की तरफ भी ये संकेत दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले ये समूह जो है आप जानते होंगे कि G8 के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है रसिया पहले था, लेकिन क्रीमिया पर जब रसिया ने वो उस पर अटैक करके उसको अपने में शामिल कर लिया, तब उस समय इसको G8 से G7 हो गया था, रसिया को बाहर कर दिया गया था। ये 2014 का मामला है। लेकिन जिस तरीके से अभी हो रहा है, जिस तरीके से जो सिस्टम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे यह संभावना जताई जा रही है कि रसिया को कहीं ना कहीं G7 में भी शामिल करने के प्रयास के तौर पे इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब रसिया उसमें शामिल होगा तो यूरोप के प्रति जो उनकी अमेरिका की सुरक्षा की प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं बदलता प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ट्रंप की कम सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर यूरोप की चिंताएं जो उत्तरी अटलांटिक शांति संगठन को कमजोर कर सकती है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये नाटो को भी ये कमजोर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीतियों पर तनाव, इस टॉपिक को समझते हैं कि इसमें क्या है। ट्रंप मौजूदा व्यापार व्यवस्था को द्विपक्षीय व्यापार सौदों से बदलना चाहते हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा प्रणाली अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है,
अमेरिका को एक तरीके से वो संरक्षणवाद की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका ये भी एक मानना है कि जो भी इसके तहत अन्य देशों को जो लाभ दिया जा रहा है वो लाभ में कटौती होगा, और लाभ में कटौती होगा तो वहां के जो श्रमिक है उनको कहीं ना कहीं उससे सीधा फायदा होता प्रतीत होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचों को चुनौती देने के लिए यूएस के कदम ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। अब देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचा में भी वो परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी उनका तनाव आएगा। ठीक है, घरेलू राजनीतिक मतभेद। ट्रंप का प्रशासन खुली सीमाओं, जलवायु परिवर्तन नीतियों और लिंग पहचान अधिकारों जैसे उदार मूल्यों का विरोध करता है। ठीक है, अब जैसा कि ट्रंप का जो है शुरू में ही बताया मैं कि संरक्षणवाद की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ट्रंप का प्रशासन जो है खुली सीमाओं, जैसा कि आप देखते हैं कि अमेरिका के जो है नीचे जो है मैक्सिको जो देश है उसके साथ कुछ सीमा खुली थी, उसका वो विरोध करते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पे भी उनकी जो नीतियां हैं वो जो है पेरिस जलवायु जो समझौता था उससे वो बाहर हो चुके हैं। और लिंग पहचान अधिकारों, जैसे कि वो जो थर्ड जेंडर जो होते हैं उनके पहचानों को लेकर भी वो कहीं ना कहीं वो इसके प्रति उदार नहीं प्रतीत होते हैं, तो इसको उदार मूल्य कहा जाता है। तो ये उदार मूल्यों के प्रति जो है उनका बदलता रुख है, इस वजह से भी जो है उनको घरेलू राजनीतिक रूप से भी वो मतभेद का सामना कर रहे हैं। म्यूनिख में जेडी वेंस के साथ भाषण ने दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को दरकिनार करके यूरोपीय प्रयासों की आलोचना की। अब देखिए, जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं वो भी जो यूरोपीय प्रयासों की कहीं ना कहीं वो आलोचना करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, एलन मास्क का यूरोपीय दक्षिणपंथी दलों के प्रति समर्थन अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िवादी सहयोग को उजागर करता है। ठीक है, अब इसका मतलब कि ये जो पार्टी है दक्षिणपंथी दलों के प्रति जो इनका समर्थन है वो कहीं ना कहीं जो उदार, यहां दो चीजें हो सकती है, उदार जो लोकतंत्र है और दक्षिणपंथी जो है इसको जो माना जाता है रूढ़िवादी। तो ये रूढ़िवादी की पुनर्वापसी भी कहा जा सकता है कि जितने भी उदार लोकतांत्रिक देश हैं उसको जो है ये विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रूढ़िवाद की तरफ जो है विश्व बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। और वहां के जो एलन मास्क हैं यूरोपीय दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसको समर्थन भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। अभी तक जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर माना जाता था, अब रूढ़िवादी व्यवस्था की तरफ वो विश्व बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक तो आपने वर्तमान चीजें समझा कि वर्तमान में क्या चीजें चल रही है, किस तरीके से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति या वहाँ के जो अन्य जो उपराष्ट्रपति हैं, इसके अलावा वहाँ के जो औद्योगिक समूह है वो उनके विचारों को समर्थन दे रहा है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका जो है रूढ़िवाद की तरफ बढ़ रहा है और उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो समर्थन न करके विरोध कर रहा है, जैसा कि पहले वो ऐसा नहीं करता था, पहले उसका सिस्टम अलग था। ठीक है, अब देखिए पश्चिम का ऐतिहासिक विकास और वर्तमान संकट। अब इसमें हम समझते हैं कि आधुनिक विकास का निर्माण कैसे हुआ। पश्चिम जो पारंपरिक रूप से पूंजीवाद, लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों जैसे उदार मूल्यों से बंधा हुआ है ने पूरे इतिहास में आंतरिक संघर्षों को देखा है। अब पश्चिम को विचारधारा को ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत अधिकारों, भाई वो फ्रीडम की बात करता है, उदार मूल्यों जो लिबरल मूल्य होते हैं, लिबरल वैल्यूज होते हैं उसके प्रति वो कहीं ना कहीं वो समर्पित होते हैं, और लोकतंत्र और पूंजीवाद ये सारी विचारधारा पश्चिम से आई हैं, और जैसा कि हम जानते भी हैं, और ये एक उदार लोकतंत्र के उदाहरण है। उदार लोकतंत्र में ये सारी व्यवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये व्यवस्थाएं वहीं से यूरोप से आई और इसने आंतरिक संघर्ष को भी देखा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिम एकता मुख्य रूप से साम्यवाद और सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों के डर के कारण थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, आप लोग जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार हुआ तो कोल्ड वार में दो थे, एक यूएस था और एक यूएसएसआर था, जिसको पूर्व सोवियत संघ ही कहा जाता है, जो रसिया से पहले वो था, रसिया बाद में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जब कोल्ड वार हुआ तो कोल्ड वार में दो विचारधारा निकली, एक निकली उदार लोकतांत्रिक मूल्य, उदार और पूंजीवादी
और जो है इसमें क्या था, ये साम्यवाद था। इसके विरोध के इसके इसके डर के मारे जो है पश्चिमी देश, यूएस प्लस वेस्ट के देश, पश्चिमी देश इस मूल्य के प्रति जो है एकता इसमें कि इसके डर थे, इसके डर के कारण ये कह रहा है कि सोवियत संघ का जो विस्तारवादी नीति था उसके डर से जो है मुख्य रूप से अपने अपने में एकता को प्रयास किया जाने लगा उनके तरफ से। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अब तीसरा क्या पॉइंट कह रहा है, अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था नाटो, यूएस, यूएनओ और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से बनाई गई थी। अब देखिए कि इसके विरोध में, साम्यवाद के विरोध में पश्चिमी एकता इस तरीके से काम की, को इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया जिसमें आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, यूएनओ हुआ अमेरिका के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं उदारवाद और पूंजीवादी व्यवस्था को वो समर्थन करते थे। और वो किसके विरोध में आए थे, ये साम्यवाद के विरोध में आए थे, क्योंकि वो रसिया के विस्तारवादी नीतियों से डरे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व का निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ है कि पश्चिमी जो यूरोप थी वो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन करती थी। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन करने के बाद जो है पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में आगे आए। और फिर यह देखा जा रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व दो खेमों में बट गया, जिसको कोल्ड वार भी कहा जाता है उसके बाद से, जिसमें एक था उदारवाद पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरा था साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का यूएस नेतृत्व कर रहा था। उसी प्रकार यूएसएसआर जो है साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था। बाद की कहानी आप लोग को, हम लोग को पता है कि 91 में इसका कोलैप्स हो गया। 91 में ये कोलैप्स हो गया, मतलब ये टूट गया। तो टूट गया तो बाद में इसका रसिया जो है इसका एक तरीके से इसका नेतृत्व किया जब ये यूएसआर टूटा। तो ठीक है, तो ये कहानी आपको पता है किस तरीके से डेवलप हुआ। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अब जो है कंजर्वेटिव इंटरनेशनल का उदय हो रहा है। मतलब कि किस तरीके से ये बता रहा है, इस टॉपिक में हम बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका जो है किस तरीके से विश्व को कंजर्वेटिविज्म की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और किस तरीके से वो पहले जो है यूरोप के उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करके किस तरीके से आधुनिक वर्ल्ड का वो उसने एक निर्माण किया। लेकिन अभी के जो तमाम उदाहरण जो आ रहे हैं, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद अमेरिका के, तो वो उदाहरणों को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि विश्व जो है कंजर्वेटिविज्म की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो उस चीज को ये बताया जा रहा है। देखिए, पश्चिम के भीतर वैचारिक दरार केवल अमेरिका यूरोप नीतिगत मतभेदों के बारे में नहीं है, बल्कि उदारवादी प्रभुत्व के खिलाफ व्यापक रूढ़िवादी प्रतिरोध के बारे में भी है। अब ये कहा जा सकता है कि जैसा मैंने बताया कि उदारवादी व्यवस्था प्लस रूढ़िवादी व्यवस्था। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि पहले यूएस जो है यहां पे समर्थन करता था उदारवादी व्यवस्था का, लेकिन अब जो है विश्व जो है या अमेरिका के नेतृत्व में इस तरफ बढ़ रहा है, रूढ़िवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना चाह रहा है, और ये दोनों में मतभेद उत्पन्न हो रहा है, दोनों में मतभेद उत्पन्न होगा, क्योंकि ये क्या मानता है कि इसका प्रभुत्व होना चाहिए और ये मानता है कि हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, कौन इंटर्न का उदय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और उदार अंतरराष्ट्रीय जैसे पहलों के आंदोलनों के समानांतर है। अब देखिए, कहना यह चाह रहा है कि कंजर्वेटिव इंटरनेशनल का जो उदय हुआ है वो विश्व में पहले जैसे इन दोनों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और उदारवाद अंतरराष्ट्रीय पहले के आंदोलनों में जिस तरीके से विरोध हुआ है इतिहास में, उस तरीके से ही वर्तमान में भी अगर इसका उदय होता है तो कहीं ना कहीं उदारवादी व्यवस्था और रूढ़िवादी व्यवस्था में फिर से तनाव उत्पन्न होगा या फिर से उस तरफ विश्व बढ़ेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और ये कहना चाह रहा है कि कौन इंटरनेशनल सुरक्षा, व्यापार और सामाजिक मुद्दों पर वैश्विक नीतियों को नया रूप दे सकता है। अब ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था आएगी, जिसको कंजर्वेटिव इंटरनेशनल व्यवस्था कहा जा रहा है,
वो एक तरीके से विश्व में सुरक्षा, व्यापार और सामाजिक मुद्दों पर नया नीति को आकार दे सकता है। ठीक है, अब इसका समझ सकते हैं कि इसका भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है, जो बदलाव आ रहा है उसका भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है, साथ ही भारत का उस पर क्या रुख होगा, हम अब डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसका भू राजनीतिक निहितार्थ क्या होगा। पहला इसमें बता रहा है कि रूस और चीन का रणनीतिक लाभ होगा। ठीक है, जो भी दरार आ रहा है रूस, अमेरिका और यूरोप के देशों में जो रिफ्ट आ रहा है, उस रिफ्ट का फायदा जो है रसिया और चीन को होगा स्ट्रेटेजिक रूप से। ठीक है, चूंकि जो है वो रसिया से डायरेक्ट हाथ मिला रहे हैं, डायरेक्ट समझौता कराना चाह रहे हैं, तो जब रसिया साथ में आएगा तो चीन भी साथ में आएगा। तो ये इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। जिस तरीके से मान लो कि यूएस हो गया, ठीक है, रसिया हो गया और चाइना हो गया, ऐसे आप समझिए। अब यूएस का जो है यहां पे आ रहे हैं सीधे, तो ये ऑटोमेटिक यहां पे जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक जो है रणनीतिक रूप से लाभ होगा, इस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि रूस और चीन को विभाजित पश्चिम से लाभ मिलता है। ठीक है, वे अमेरिकी गठबंधनों से अंतराल का फायदा उठाना जारी रखते हैं। अब देखिए कि जो अंतराल, जो गैप पैदा होगा जब पश्चिमी देश, जो यूरोप के देश जो अलग होंगे या वैचारिक मतभेद होगा किसी कारणवश, कारण यही है, तो कहीं ना कहीं वो जो गैप उत्पन्न होगा उस गैप से लाभ कौन प्राप्त करेगा? चाइना और रसिया। ठीक है, दोनों देश अपने पश्चिमी विरोधी बयानबाजी के बावजूद अमेरिका के साथ अलग अलग सौदा करना चाहते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि समय समय पर जो है वेस्ट के देश के विरोध में चीन तो हमेशा जारी रखता ही है, उसके साथ साथ रसिया भी स्टेटमेंट देता रहता है। लेकिन अगर इस तरीके स्टेटमेंट देने के बावजूद भी जो अंतराल या गैप पैदा होगा, उस गैप का फायदा इन्हीं दोनों देशों को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अब भारत का रुख क्या होगा? भारत किस तरीके से इस नई व्यवस्था को, जहां जो है लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म में फिर से जो है एक तरीके से तनाव होने जा रहा है। अब ये अलग बात है कि लिबरलिज्म केवल यूरोपीय देश हो रहे हैं और कंजर्वेटिज्म की तरफ अमेरिका फिर से वापस आ रहा है, उसमें यूरोप के देशों को वो छोड़ रहा है उसका साथ। ठीक है, तब ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि भारत का रुख क्या होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं भारत का व्यवहारिक दृष्टिकोण होगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। भारत अपनी जो विदेश नीति अपनाता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाता है। अब ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत एक तरफ ब्रिक्स का भी सदस्य है, उसी तरह क्वाड का भी सदस्य है। अब जो है ब्रिक्स आप जानते हैं कि चाइना के नेतृत्व वाला संगठन है, और अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड संगठन है। तो दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। भारत इन दोनों में शामिल है। ठीक है, तो इस सारे चीजों को देखते हुए यह बताया जा सकता है कि जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी, भारत परिस्थितियों को देखकर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस चीज का सामना करेगा। ठीक है, अब समझते हैं अतीत के विपरीत भारत अब रूस और चीन के पश्चिमी विरोधी प्रचार से प्रभावित नहीं है। भारत जो है अतीत में हो सकता है या था भी कि कहीं ना कहीं रसिया के करीब था भारत, लेकिन अब क्या है कि पूरी तरीके से वो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना के ही वो डिसीजन लेता है कि हमको किस देश से ज्यादा लाभ है। अभी जैसा कि आप देखे भी कि हाल ही में जो है अमेरिका की यात्रा की है हमारे प्रधानमंत्री, उसमें कई प्रकार की समझौता भी हुए अमेरिका से लेकर हमारे। अमेरिका जो है हमको जो है टेक्नोलॉजी का भी कई तरीके से, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, चाहे अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी बहुत सहयोग करने जा रहा है, रक्षा में भी सहयोग करने जा रहा है। तो इस यात्रा से लाभ हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि भारत का स्टेप हमेशा से वो रहा है जिसमें हमारा नेशन इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हमारे विदेश नीति में, भारत के विदेश नीति में नेशन इंटरेस्ट सर्वोपरि है, और ये आज नहीं 10 साल पहले भी था और 10 साल बाद भी रहेगा। हम नेशन इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हैं। हम उसी देश से सौदाबाजी करते हैं जिससे हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो। ठीक है, तो यही है। भारत पश्चिम के भीतर उभरते विरोधाभासों को पहचानता है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से संलग्न होने का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रीय हित मतलब मैंने अभी जो बताया कि नेशन इंटरेस्ट सबसे ऊपर है।
तो कहने का मतलब यह है कि जो भी परिस्थिति बनेगी विश्व व्यवस्था में, अभी जो बनने जा रही है उस विश्व व्यवस्था में हमेशा भारत जो है रणनीतिक रूप से अपने नेशन इंटरेस्ट को ही जो है सर्वोपरि रखेगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष इसका हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखिए एक समय जो है राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, एक समय जो राष्ट्रपति थे, मतलब अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी के बारे में आप सुन लीजिए स्टेटमेंट, आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कहा था कि दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका का कोई भी कीमत चुकानी होगी या कोई भी बोझ उठाना होगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा था और जैसा कि अमेरिका करता भी आया है। लेकिन अब किस तरीके से अभी चेंजेस आ रहा है, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका को विश्व का नेतृत्व करना है तो अमेरिका को कोई भी कीमत चुकानी होगी और उसको बोझ भी उठाना होगा। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अब जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जस्ट इसके विपरीत जो है उनका अपनी रणनीति होती जा रही है विश्व के प्रति। ठीक है, अनुयायी कह रहे हैं कि अमेरिकी नेतृत्व की कीमत और परिणाम अब स्वीकार नहीं है। मैंने वही कहा कि जिस तरीके से जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, जो कि अमेरिका की नीतियों में परिलक्षित भी होता है कि वो करता आया है, अभी तक विश्व व्यवस्था को एक तरीके से चला रहा था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं या ट्रंप के जो अनुयायी है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कीमत पे अब कुछ नहीं, इसका मतलब विश्व व्यवस्था बदलेगा। ठीक है, सामूहिक पश्चिम का कथित पतन वैश्विक शक्ति गतिशीलता को नया आकार दे रहा है। अब सामूहिक पश्चिम का अगर जो पतन होगा, मतलब कलेक्टिव वेस्ट का जब पतन होगा तो नई विश्व व्यवस्था बनेगी। ठीक है, ट्रंप द्वारा अमेरिकी नीतियों के पुनर्गठन ने यूरोप के साथ दरार को चौड़ा किया है, जिससे रूस और चीन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज आप समझ गए। तीसरा पॉइंट है, जबकि अमेरिका यूरोप संबंधों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, भारत इस विकसित परिदृश्य को रणनीतिक रूप से नेविगेट करने का अवसर देख रहा है। ठीक है, भारत का हमने बताया कि पक्ष हमेशा से ये रहा है कि वो रणनीतिक रूप से जो है चीजों को देखता है और उस तरीके से वो नेविगेट करेगा कि जहां से हमको लाभ प्रतीत हो और जहां से हमारा राष्ट्रहित या नेशन इंटरेस्ट का पूर्ति हो। ठीक है, नेशन इंटरेस्ट सबसे ऊपर है भारत के लिए। अब यहाँ ये कहना होगा कि यह जो विचलन या जो विश्व व्यवस्था में चेंजेज हो रहा है, या ये देखना होगा कि समय के साथ इसमें पुनर्मूल्यांकन होता है या सही में कुछ बदलाव होता है, ये समय के साथ देखना होगा कि जो विश्व व्यवस्था बदलने जा रही है उसमें पुनर्मूल्यांकन करके कुछ नए स्टेप हो या सही में कुछ इस तरीके का नया जो है वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। तो ये तो देखने वाली बात होगी भविष्य में। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम इसका हम देखते हैं कि इससे संबंधित हमारा मुख्य परीक्षा से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न क्या बन सकता है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न, क्या ट्रंपवाद मतलब ट्रंपवाद एक शब्द दे दिया गया है। ट्रंप की जो भी सोच है या ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं या अनुयायी है उसको जो फॉलो कर रहे हैं उनके विचारों को एक ट्रंपवाद दे दिया गया है। तो इसलिए प्रश्न में ये आ गया है कि क्या ट्रंपवाद ने सामूहिक पश्चिम की एकता को खंडित कर दिया है। ठीक है, ट्रांस अटलांटिक संबंधों, वैश्विक संस्थाओं और पश्चिमी भू राजनीतिक सामंजस्य पर ट्रंप की नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करें। ये जो प्रश्न है दो खंड में विभाजित है और मेरे ख्याल से जो ये मैंने टॉपिक समझाया उस टॉपिक से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा अगर अच्छे से आप टॉपिक समझेंगे। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक दो बार चला के आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था और ये प्रश्न का उत्तर आपको वहां से मिल जाएगा। तो आशा यही करूंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और साथ साथ ये प्रश्न लिखने का प्रयास भी करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक धन्यवाद।